आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। हमारे विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना के मुकुट रत्न हैं। पिछले 60 साल से एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल भारत कर रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत पुराने विक्रांत से लेकर वर्तमान विक्रमादित्य तक जितने भी विमान वाहक पोत हमने खरीदे हैं वे दूसरे देशों के हैं। हालांकि IAC-1 या नया विक्रांत भारत द्वारा निर्मित पहला विमान वाहक पोत था। इतनी देरी और कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी भारत ने अपना विमान वाहक पोत क्यों बनाया, ये जानने के अलावा हम इस वीडियो के जरिए विक्रांत की खासियतों को भी जानेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत के पास 25 से कम जहाजों की एक छोटी नौसेना थी, लेकिन ये बल 7000 किलोमीटर की समुद्र तट और दोनों पक्षों के प्रतिद्वंदियों के देश के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से असमर्थ था। हिंद महासागर क्षेत्र के सामरिक महत्व को देखते हुए भारतीय नेतृत्व एक मजबूत ब्लू वाटर नेवी बनाने में दृढ़ था। ऐसा करने के लिए आपको उत्कृष्ट हड़ताल क्षमता और शक्ति क्षमता वाला एक विमान वाहक पोत प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये जांच ब्रिटेन के HMS हरक्यूलिस के साथ समाप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना के लिए निर्मित ये विमान वाहक पोत को युद्ध की समाप्ति के बाद बीच में ही छोड़ दिया गया था। जब भारत ने कैरियर के लिए ब्रिटेन से संपर्क किया, जो युद्ध के बाद गंभीर वित्तीय संकट में था, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जहाज को भारत द्वारा 1957 में खरीदा गया था और काम पूरा होने के बाद 1961 में कमीशन किया गया था। ये था पहला INS विक्रांत। जहाज के आगमन के साथ भारत एक विमान वाहक पोत का उपयोग करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। 19,500 टन के विस्थापन के साथ विमान वाहक पोत 23 विमान ले जाने में सक्षम था, जिसमें सी हॉक और सी किंग हेलीकॉप्टर शामिल थे। विक्रांत का पहला मिशन 1961 में ऑपरेशन विजय था, लेकिन पोत ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, सिवाय पुर्तगाली बलों की गतिविधियों पर नजर रखने के, जिनके समुद्र के रास्ते गोवा तट तक पहुंचने की संभावना थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी विमान वाहक पोत का महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, क्योंकि इसे मरम्मत के हिस्से के रूप में डॉक किया गया था। लेकिन विक्रांत को 1971 के बांग्लादेश मुक्त संग्राम में सराहनीय सेवा प्रदान करने का श्रेय दिया गया। बंगाल के तट पर तैनात विक्रांत से सेनानियों ने उड़ान भरी और पूर्वी पाकिस्तान में आग लगा दी। युद्ध में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के इस विमान वाहक पोत द्वारा निभाई गई भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन तब तक विक्रांत की कई कमियां सामने आ चुकी थीं। जैसे जैसे वे पुराना होता गया, बॉयलर लीक होते पाए गए और पतवार जीर्ण शीर्ण हो गई। भारत ने तब विक्रांत को पहली बार मरम्मत के लिए भेजा। ये उस समय था जब भारतीय नौसेना ने एक और विमान वाहक पोत हासिल करने का फैसला किया। गणना ये थी कि कुछ स्थितियों में, विशेष रूप से यदि एक विमान वाहक पोत मरम्मत के अधीन हो, दूसरे परिचालन विमान वाहक की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही भारत ने HMS हरमीस का अधिग्रहण कर लिया। विक्रांत की तरह जहाज को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन कुछ ही सालों में विक्रांत को एक और बड़ी रिफिटिंग करनी पड़ी। इससे भारतीय नौसेना को समझ आ गया कि जहाज रिटायर होने वाला है। जैसे ही 2 विमान वाहक अप्रचलित हो गए, नौसेना उन्हें देश के नियमित तकनीक के आधार पर नए विमान वाहक के साथ बदलना चाहती थी। भारतीय नौसेना ने INS विराट के आकार के 2 विमान वाहक बनाने की योजना बनाई है। इसे कोचीन शिपयार्ड में बनाने का निर्णय लिया गया, जो इतने बड़े जहाजों को बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में भारत में आर्थिक संकट के कारण नए कैरियर पर बड़ी रकम खर्च करना संभव नहीं था। इसलिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को बड़े जहाजों की बजाय अपेक्षाकृत छोटे जहाजों के डिजाइन पर विचार करने के लिए कहा। एक उदाहरण इतालवी कंपनी फिनकेंटेरी द्वारा गैरिबाल्डी वर्ग का डिजाइन था। हालांकि भारतीय नौसेना उन वाहकों के डिजाइन को अपनाने के लिए अनिच्छुक थी, जो वर्तमान में उपयोग में आने वाले विमान वाहकों के आधे आकार के भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने फिर से रक्षा मंत्रालय पर पहले डिजाइन को मंजूरी दिलाने का दबाव डाला।
एक नए प्रस्ताव ने 2 छोटे विमान वाहकों को बदलने के लिए 17,500 टन के विमान वाहक पोत का सुझाव दिया। ये भी नौसेना को मंजूर नहीं था। ऐसे छोटे वाहक केवल हेलीकॉप्टर और छोटे विमान जैसे सी हैरियर ले जा सकते थे। ऐसे विमान न केवल कम परिचालन वाले थे बल्कि हथियार ले जाने में भी कम सक्षम थे। वे रुका और अपना ध्यान अन्य परियोजनाओं की ओर लगाया। नौसेना ने आंकलन किया कि ये डिजाइन भारत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था। नौसेना एक बड़े विमान वाहक पोत को प्राप्त करने में रुचि रखती थी जो उत्कृष्ट परिचालन सीमा और आयुध क्षमताओं के साथ बड़े विमान ले जाने में सक्षम हो। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों कैरियर परियोजनाओं को निलंबित कर दिया और अन्य परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1997 के पुराने INS विक्रांत की डिकमीशन के दौरान भारतीय नौसेना ने एक नए विमान वाहक परियोजना को फिर से सक्रिय किया। तब तक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट भी रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुका था। उस समय आर्थिक बाधाओं के कारण रूस ने भारत को अपनी विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकॉफ की पेशकश की। भारत ने इसे हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की। हालांकि ये जहाज एक विमान क्रूजर था और इसे नौसेना की जरूरतों के अनुरूप उन्नत किया जाना था। रूस में बहाली कार्य के दौरान रूस ने जहाज की कीमत बार बार बढ़ाई थी। ऐसी परिस्थितियां भी थी जिससे भारत ने इस परियोजना को छोड़ने के बारे में भी सोचा था। इन मुहर लगे अनुभवों ने भारत को स्थानीय स्तर पर विमान वाहक पोत बनाने के लिए प्रेरित किया। लंबे इंतजार और भारी कीमत के अंत में हमें जो मिलता है वो एक सेकेंड हैंड युद्धपोत है। हमें दूसरे देशों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हमारे पास देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक भारत में निर्माण करने की क्षमता है। भारत की जरूरतों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए नौसेना डिजाइन निदेशालय ने नए विक्रांत को डिजाइन किया है। तथ्य ये है कि विक्रांत का डिजाइन कोचीन शिपयार्ड में बिल्डिंग डॉक के आकार के समान है जिसे जहाज के निर्माण के लिए चुना गया है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। यहाँ तक कि जब जहाज निर्माण शुरू हुआ तब भी भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें जहाज निर्माण के लिए मिलिट्री ग्रेड स्टील की उपलब्धता थी। पहले रूस से इस तरह के मजबूत स्टील का आयात करने की योजना की थी। हालांकि कीमत विवाद के कारण रूस ने उम्मीदों के विपरीत भारत को स्टील की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इसके बाद DRDO की मदद से भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने जहाज के लिए लगभग 26,000 टन स्टील का उत्पादन किया। इससे जहाज के निर्माण में काफी देरी हुई, लेकिन आज भारत आयातित स्टील की आधी कीमत पर मिलिट्री ग्रेड स्टील का उत्पादन कर सकता है। आज स्टील सहित विक्रांत के 76% पुर्जे स्थानीय स्तर पर बनते हैं। विक्रांत के उत्पादन में 50 से अधिक भारतीय कंपनियां शामिल थीं। इसके अलावा स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत ने प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2,000 भारतीयों को रोजगार दिया और परोक्ष रूप से 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया। इस प्रकार परियोजना लागत का लगभग 85% भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिपूर्ति की गई। जहाज जिसका वर्तमान में कोची में समुद्री परीक्षण चल रहा है कि 2022 तक नौसेना का हिस्सा बनने की उम्मीद है। 45,000 टन के विस्थापन के साथ विमान का ऊपरी सतह क्षेत्र लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान है। जहाज में 30 विमान और 10 हेलीकॉप्टर सहित लगभग 40 विमान ले जाने की क्षमता है। विक्रांत जिसमें 196 अधिकारी और 1449 नाविक रह सकते हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसके अलावा जहाज में ELTA स्टार और ESA रडार सेंसर, L बैंड हवाई निगरानी रडार, 64 बराक वायु रक्षा मिसाइल और 4 AK-630 राइफल से अलग किया जाता है जिसे एक पल में दागा जा सकता है। कुल 14 डेक के साथ जहाज शक्तिशाली 4 GELM 2500 गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है। जहाज 30 समुद्री मील प्रति घंटा की अधिकतम गति से यात्रा कर सकता है। हमारा अपना INS विक्रांत इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि स्थानीय स्तर पर नवीन प्रौद्योगिकी और हथियारों का निर्माण करते समय आज हम जिन बाधाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे दूर किया जाए। विमान वाहक पोत भी
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के नौसैनिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए 3 वाहक युद्ध समूह के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। भारत निर्मित हथियार और उत्पादन दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। जय हिंद।